हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंपा साहू, शतायु क्लिनिक सिमगा छत्तीसगढ़ से। हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता। चरक संहिता का हमने टीका पढ़ लिया, चरक संहिता की परिचय पढ़ लिया। आज हम चरक संहिता की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम चरक संहिता का सूत्र स्थान स्टार्ट करेंगे। चरक संहिता की विशेषता। चरक संहिता की शैली और भाषा उपनिषदकालीन है। हाँ, उपनिषदकालीन तो रहेगी ही, क्योंकि आचार्य अग्निवेश हैं, है ना, अत्रेय पुनर्वसु हैं, है ना, ये दोनों तो उपनिषद काल से रिलेटेड हैं। तो जिस काल से इंसान रिलेटेड रहता है उस काल की भाषा और शैली तो आ ही जाती है, तो उपनिषदकालीन उनकी भाषा और शैली रहेगी, है ना। चरक में उपनिषद शब्द आया है, सांख्य शब्द 5 बार आए हैं और इतिहास शब्द 2 बार आया है। अग्निवेश ने मांडुक्य उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना है अपने तंत्र में। अग्निवेश तंत्र में पहले अग्निवेश जो बनाए हैं, जो लिखे हैं, उसे अग्निवेश तंत्र कहते हैं। बाद में जब चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया तब उसे संहिता बोला गया, ठीक है। तो उस तंत्र में ब्रह्म चतुष्पाद के सिद्धांत को माना है। तो ब्रह्म चतुष्पाद कौन कौन से हैं ये पढ़ लेते हैं हम। तो ब्रह्म चतुष्पाद वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा, तुरीय, ये जो 4 हैं ना, ये ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत हैं, ठीक है। ये 4 पाद हैं। देखो तुरीय, देखो स्वस्थ में भी ना, स्वस्थ में क्वेश्चन आता है, तुरीय अवस्था किसकी अवस्था है। तो दर्शन ग्रंथों में ना मन की 4 अवस्थाएं बताई गई। एक जागृत मतलब जगा हुआ रहेगा इंसान, दूसरा सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप में रहेगा, साउंड स्लीप में, ठीक है। तीसरा है स्वप्न, स्वप्न देखेंगे, स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं ना हम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने देखो, है ना। तो स्वप्न, तीसरा स्वप्न अवस्था है। चौथा तुरीय अवस्था होती है, इसमें ना मन सोया हुआ रहता है ना ही जागा हुआ रहता है, ये दोनों के बीच की अवस्था होती है तुरीय अवस्था, ठीक है। तो तुरीय और तुरीय अवस्था दोनों में कंफ्यूज नहीं है। तुरीय क्या है, जो ब्रह्म चतुष्पाद कहे गए हैं उसमें का एक पाद है, और तुरीय अवस्था है, मन की अवस्था है। अवस्था बोल रहे हैं मतलब समझ जाओ, मन की अवस्था होगी, किसी न किसी की अवस्था होगी, मन की अवस्था पे टिक कर देंगे, ठीक है। 4th पॉइंट है, चरक संहिता में वैद्य की तृतीया जाति, पंच महाभूत, सप्तधातु सिद्धांत, ये सभी उपनिषदकालीन माने गए हैं। तो उपनिषद में भी सप्तधातु का वर्णन आया है, पंच महाभूत का वर्णन आया है। तो चरक संहिता में जो पंच महाभूत और सप्तधातु सिद्धांत बताए हैं वो उपनिषद से ही लिया गया है। और वैद्य की तृतीया जाति बताई है। वैद्य की तृतीया जाति क्या है, एक तो गर्भ में जन्म, दूसरा प्रसव के पश्चात जन्म, तीसरा मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, ऐसे 3 बार जन्म होता है करके तृतीय जाति बोला है, ठीक है। फिर अग्निवेश तंत्र जो है वो पहले तो सूत्र रूप में था, फिर संग्रह रूप में हुआ, फिर भाष्य के क्रम में परिणत होते हुए चरक संहिता के रूप में अभी विद्यमान है, हम जो पढ़ते हैं वो, ठीक है। दृढ़बल ने अग्निवेशकृत जो ग्रंथ था उसको तंत्र बोला है, क्योंकि उन्हें तंत्र रूप में उसका संकलन किया था। फिर जब चरक जी ने उसका प्रतिसंस्कार कर लिया तब उसे संहिता बोला गया, तब उसे चरक संहिता बोला गया। सबसे पहले वो अग्निवेश तंत्र था, चरक संहिता ने उसका प्रतिसंस्करण किया तब वो चरक संहिता कहलाया। अग्निवेश तंत्र संभवतः सौश्रुत तंत्र के बाद का है, क्योंकि इसमें ना धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आप पढ़े होंगे गुलमिस्थान में बोला, उन्होंने रेफ़र कर दिया है, बोले धन्वंतरी संप्रदाय से जाकर के सर्जरी करवा लो, है ना। तो जो MD होते हैं वो MS को रेफ़र करते ही हैं, क्योंकि सर्जरी तो वो कर नहीं सकते ना, तो ये शब्द आया है इसमें। फिर 6वां पॉइंट है अग्निवेश तंत्र। 7वां पॉइंट है, चरक संहिता में 14 देश और 68 आचार्यों का वर्णन आया है। अब 14 देश कैसे याद करेंगे, देखो हम जब छोटे थे तो हमें तो 4 ही दिशाएं बताया जाता था ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर जब हम बड़े हुए और आयुर्वेद में आए तो हमें पता चला दिशाएं 4 नहीं होती भैया, 10 होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ में ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऐसे 4 कोण भी होते हैं। उर्दू में सबसे 10 दिशाएँ होती है, ठीक है। तो 10 4 कितने हो गए, सभी दिशाओं में देश होते हैं ना, 10 4 14 दिशाएं, 4 दिशा और 10 दिशा दोनों को मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा ना। तो 14 देश का वर्णन किया, ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। और 68 आचार्यों का वर्णन आया है। अब 8 तो चरक जी का तो बहुत ही फेवरेट चीज़ है ना। 8 स्थान बताए हैं, अष्टाहार विधि विशेष आयतन बताया है ना। स्वप्न के 8 स्वप्न से बताए हैं, और 8 स्मृति के बाधक कारण बताए हैं। सारा चीज़ 8 ही बताया है उन्होंने, ठीक है। फिर चरक संहिता 4 सूत्रों में, चरक संहिता में 4 सूत्र बताए हैं। तो 4 सूत्र, इनकी विषय वस्तु विभक्त है 4 सूत्रों में। क्या क्या सूत्र है, एक तो गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एक ही सूत्र है। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अगर कोई श्लोक कोई पूछा कि एको अपि ह्यनेकां संज्ञां लभते
कार्यान्तराणि कुर्वन्, ऐसा करके अगर कुछ आता है श्लोक और पूछा गया कि यह कौन से सूत्र है, तो हमें क्या इसमें टिक करना है, गुरु सूत्र में, क्योंकि गुरु क्या होते हैं, हमेशा एक होते हैं, एक ही गुरु जो होते हैं वो सभी शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो एक वर्ड आया, देखो हमें तो पूरा श्लोक याद नहीं करना है, ऐसे अगर हम श्लोक याद करने बैठे तो बहुत सारे श्लोक हैं और हम एग्जाम हॉल में जाके बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम श्लोक में से ना कोई एक पॉइंट को याद रखेंगे ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज ना हो और एग्जैक्ट आंसर पर टिक कर सकें। तो जैसे हम इस श्लोक में से एक को याद कर लेते हैं, गुरु एक ही होता है और शिष्य अनेक होते हैं, है ना। तो एक से हमें पता चल जाएगा कि ये गुरु शिष्य है। दूसरे शिष्य होते हैं, नैतानि भगवन् पंचकषायतानि पूर्वन्ते तानि तानि हवानि संप्लवन्ते तेषु तेषु कषायेष्विति, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो इसमें 50 महाकषाय के बारे में पूछा है। 50 महाकषाय के बारे में जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे कार्य करते हैं ये हमें बताएं भगवान बोल के। तो वो कौन है, शिष्य हैं, शिष्य पूछेंगे। अब देखो शिष्य क्या होते हैं, अनेक होते हैं ना, तो बहुवचन वाले शब्द पूरे आएंगे इसमें। नैतानी आएगा, नैतानी बहुवचन है, ठीक है। पंच का शायतानी मतलब पाँच भी वर्ड आया, वो भी बहुवचन है। और शिष्य ही होते हैं जो अपने गुरु को भगवान ऐसे संबोधन करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो भगवान ऐसे संबोधन आता है वो शिष्य सूत्र में आता है। फिर प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है, तम वज भगवान आते हैं। देखिए शिष्य भगवान बोलेंगे लेकिन अपने गुरु का तो नाम नहीं लेंगे ना, कोई अपने गुरु का नाम नहीं लेता है ना, ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है, ठीक है। तो अगर नाम आ रहा है, गुरु का नाम आ रहा है, आत्रेय ऐसा आ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन ही होगा ना, ठीक है। थर्ड पर्सन होगा, डायरेक्टर होगा भाई, है ना, डायरेक्टर होगा जो संस्था है उसके, गुरु शिष्य उसके बाद डायरेक्टर या प्रिंसिपल, है ना। तो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र होते हैं, है ना। ये अगर नाम आ रहा है तो वह प्रतिसंस्कर्ता सूत्र के अंतर्गत आए। एक ही सूत्र, आत्मजः पुरुषो रोगाश आत्मजः कारणम ही स, ऐसा बोला है। तो आत्मा पुरुष एक ही है ना। तो आत्मजः पुरुषो रोगाश, आत्मा और पुरुष एक ही है। अगर हम ये वाला श्लोक अगर आता है तो आत्मा पुरुष एक ही है, आत्मा पुरुष एक ही है, आत्मा पुरुष एक ही है, ऐसा हम याद कर लेते हैं तो ये एक ही सूत्र का श्लोक है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब गुरु क्या है, एक हैं, एक अगर आ रहा है श्लोक में तो वो गुरु सूत्र है। नैतानी मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तो वो शिष्य सूत्र है। अगर गुरु का नाम आ रहा है तो वो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है। आत्मा पुरुष एक ही है मतलब एक ही सूत्र है, ठीक है। हम ऐसे एक एक पॉइंट से हम अपने श्लोक से पता चल जाएगा हमें कि वो किस सूत्र का श्लोक है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं अगर आपके मन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा तो। पर अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें यही एग्जाम्पल दिया है और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए मैं यही पढ़ा रही हूँ। पहले तो यही याद कर लें, फिर और कोई श्लोक बन सकता है और कोई एग्जाम्पल बन सकते हैं श्लोक का कि कौन से गुरु सूत्र कौन से शिष्य सूत्र, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम संहिता पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भेषज कल्पना का चरक संहिता में व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही व्यवस्थित वर्णन है इसमें। तो पहले तो बताएं विरेचन योग कितने हैं, है ना। उसके बाद विरेचन योग 600, यूरोजन योग बोल करके बोला, वमन के 355 और हेलो, हाँ, तो इसमें क्या बोला, पहले ववन के 355 और 245 विरेचन के, ऐसा करके अलग अलग दोनों को अलग करके पूरा बताया है संख्या। और मदन फल के 133, जिमुता के 39, ऐसे सबके अलग अलग बताने के बाद में, सबका अलग अलग बताने के बाद में उसका प्रिपरेशन भी बताया है। मतलब इतना व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवेचन इसमें किया गया है, कैसे कैसे बनाना है और कैसे रोगी को कौन सा देना है ये भी बताया है। तो भेषज कल्पना का पूरा विस्तृत वर्णन है इसमें, बनाने की विधि से लेकर के डोज और किसको क्या देना है ये भी बता दिया गया है। फिर आचार रसायन इनकी मौलिक देन है। आचार रसायन मतलब इसमें अमूर्त द्रव्य है। अमूर्त द्रव्य के द्वारा मतलब हम अपनी डेली जो रूटीन है, डेली रूटीन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक जो भी कार्य कर रहे हैं उससे भी हम रसायन के गुण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बिना औषधीय द्रव्य के यूज़ किए हुए, ठीक है। ये आचार रसायन में है। इसमें सिर्फ 2 मूर्त द्रव्य है ना, 2 द्रव्य हैं, एक तो दूध है और दूसरा घी है ना। बाकी कोई औषधि द्रव्य का वर्णन नहीं किया गया। ये चरक संहिता की मौलिक देन है। फिर बौद्ध संबंध स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है, ऐसा बोला है चरक सूत्र स्थान 16 में, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल स्वभाव परमवाद है बोला है। हाँ, तो स्वभाव ही होती है ना, प्रकृति जो है अपने मूल रूप में वापस आता है, अपने ही स्वभाव से वापस आता है, उसे स्वभाव परमवाद बोलते हैं। बोला गया है कि भाव पदार्थों की उत्पत्ति में कारण होता है लेकिन उसके विनाश में कारण नहीं होता है ना।
तो कोई भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी वो रोग अपने आप की ओर हो जाएगा और अपनी मूल प्रकृति में आ जाएगा। उसे बोलते हैं स्वभाव परमवाद। फिर चरक ने गृह चिकित्सा को उभयाभिलुप्त कहा है। ठीक है, उभयाभिलुप्त मतलब हम क्या करते हैं, पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम पेशेंट के में जो भी डिजीज़ होती है उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ग्रह चिकित्सा से अगर ग्रह बाधा से ग्रसित कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें जो ग्रह जो जिसकी उसकी बाधा लगी है, जो भी ग्रह उसको है उसके हिसाब से चिकित्सा देनी पड़ती है। मतलब हम सिर्फ पेशेंट के हिसाब से नहीं, उस ग्रह के हिसाब से भी उसको चिकित्सा देंगे। इसलिए उसे उभयाभिलुप्त कहा है, क्योंकि कुछ कुछ ग्रह बाधा ऐसी होती है जिसमें हम ताड़न वगैरह नहीं कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद फिर सप्त चतुष्क में चरक संहिता को सप्त चतुष्क के रूप में चरक संहिता के सूत्र स्थान को बांटा है। सप्त चतुष्क देखो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर को 7 चतुष्क और 2 संग्रह अध्याय में बांटा गया है। ठीक है, तो 7 चतुष्क हैं। अभी हमें तो चतुष्क के नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ये अध्याय, कुछ भी अध्याय का नाम दे देगा, बोलेगा कि ये अध्याय किस चतुष्क से रिलेटेड है ना। तो हमें वो पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा अध्याय कौन कौन से चतुष्क में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चतुष्क के नाम याद कर लेते हैं लाइन से। ठीक है, लाइन से याद करने से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर किस में है। तो लाइन से याद करने के लिए 2 तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, या तो आप ना हिंदी में जो भैंसज लिखा, जैसे भय है, स है, नी है, क है, ऐसे हिंदी के वर्ड को एक साथ लिख करके आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, बेसनिक रोयो ऐसा करके। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको BH का भी कर सकते हैं, है ना, SNKRYA ऐसा कर सकते हैं, इससे भी बन जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, BSNL क्रिया। ठीक है, इसमें L और I साइलेंट हो जाता है, बाकी सारी चीज़ आ जाती हैं। B से भैंसज, S से स्वास्थ्य, N से निर्देश, K से कल्पना, R से रोग, Y से योजना और A से अन्नपान चतुष्क। ऐसे 7 चतुष्क और 2 संग्रह अध्याय। आखिरी के जो 2 अध्याय है ना, दश प्रणतन और अर्थेदश महामूल्य अध्याय, आखिर के 2 अध्याय को संग्रह अध्याय में रखा गया है, तो संग्रह 2 अध्याय हो गया। ठीक है, तो भैंसज चतुष्क होती है, इसमें 1 से 4 तक के है ना, 1 से 4 तक के चैप्टर भैंसज चतुष्क में आते हैं। इसमें पूरे भैंसज के ही बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, तो षड विरेचन, षटाश्रय सा है ना, 6 विरेचन बताए हैं, 6 विरेचन के द्रव्य बताए हैं, है ना, और 50 महाकषाय, मतलब जितने भी द्रव्य हैं ना, 28 प्रकार के याबागु है, और लेप वगैरह जितने भी द्रव्य जो यूज़ होते हैं ना, मेडिसिन है ना, उन सब के बारे में बताया, इसलिए को भैंसज या औषध चतुष्क बोला गया है। फिर दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क 5 से 8 तक के चैप्टर स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत आते हैं। इसमें कैसे ऋतुचर्या पालन करना चाहिए, कैसे दिनचर्या, कैसे रात्रिचर्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, कौन सी वेग का धारण करना चाहिए, कौन अधारणी वेग है, इन सब के बारे में बताया है, ताकि इंसान स्वस्थ रह सके, तो उनको कोई डिजीज़ ही नहीं होगी, स्वस्थ रहेगा, इसलिए इसको स्वास्थ्य चतुष्क बोला गया है। फिर तीसरा है निर्देश चतुष्क। इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, निर्देश चतुष्क रोगी को निर्देश देने के लिए निर्देश चतुष्क बनाए गए हैं। इसमें रोगी के कैसे गुण होने चाहिए, चिकित्सक के कैसे गुण होने चाहिए, उपस्थाता के कैसे गुण होने चाहिए, द्रव्य के कैसे गुण होने चाहिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं, है ना, साध्य साध्य सब के बारे में निर्देश दिया गया है। फिर कल्पना चतुष्क है, कल्पना करनी, हमें पूरे पंचकर्म की कल्पना बताई गई है इसमें, है ना, स्नेहन 13वां चैप्टर स्नेह अध्याय, 14 चैप्टर जो स्वेद अध्याय, ऐसा करके पूरे ना इसमें कल्पना चतुष्क में पंचकर्म की कल्पना की गई है, भवन विरेचन सभी के बारे में बताया गया है। फिर 5वां है रोग चतुष्क, इसमें रोगों के बारे में बताया गया है ना, अष्टोदरी अध्याय है, अर्थेदश महामूल्य अध्याय है ना, तो इसमें क्या किया गया है, सॉरी अर्थेदश महामूल्य अध्याय नहीं भाई, हाँ, तो अष्टोदरी अध्याय में 8 प्रकार के 8 उदर रोग है ना, तो कितने पूरे रोगों के बारे में बताया है, कितने रोग होते हैं, है ना, नानात्मज रोग, सात्मज रोग, सामान्य रोग, ऐसा करके पूरे रोग के बारे में बताया गया है इसमें रोग चतुष्क में। फिर योजना चतुष्क होती है। योजना चतुष्क देखो, रोग उत्पन्न हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए योजनाएं बनानी होती है, तो उसके बाद के 21 से 24 चैप्टर में योजना के बारे में बताया गया है, तो योजना चतुष्क में लिया गया है उसको। फिर अन्नपान के बारे में बताया गया है ना, जल, दूध, दही, सबके गुणों के बारे में, है ना, कितने मांस वर्ग हैं, क्या है, ये सब अन्नपान के बारे में बताया गया है। तो 25 से 28 तक में अन्नपान चतुष्क का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद 2 संग्रह अध्याय। फिर चरक संहिता के चरक संहिता में संभाषाएँ भी हुई हैं, तो कितने संभाषाएँ हुई हैं, किस स्थान में उसका वर्णन आया है, ये सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो चरक संहिता में ना कुल 7 संभाषाएँ हुई हैं, है ना, 7 संभाषाएँ हुई हैं। ठीक है, तो किस स्थान में कितने संभाषाएँ हुई हैं ये हम याद करते हैं।
सूत्र स्थान में 4 संभाषा हुए हैं, शारीरिक स्थान में 2 संभाषा हुए हैं और सिद्धि स्थान में सिर्फ 1 संभाषा हुआ है। तो सूत्र स्थान के कौन कौन से अध्याय में हुआ है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले संभाषा तो दीर्घजीवी तो पहले ही चैप्टर में हुआ था। भूलोक में आयुर्वेद अवतरण पर विचार किया है। तो आयुर्वेद अवतरण मतलब आयुर्वेद कैसे कैसे आए हैं। पहले ब्रह्मा जी से, उसके दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, फिर इंद्र से भारद्वाज, फिर आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश, फिर अग्निवेश से 6 शिष्यों को मिला। ऐसे सब आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया है। पहले दीर्घजीवी के अध्याय में संभाषा हो रहा है उसमें कि कैसे कैसे आयुर्वेद आया होगा, इस पर विचार किया है। फिर दूसरा है वात कलाकली अध्याय, सूत्र स्थान 12वां चैप्टर है। इसमें दोष विनिश्चयार्थ मतलब वात के कलाकली मतलब वात के गुण और दोष के बारे में डिस्कशन हुआ है ना। फिर यज्ञ पुरुषीय अध्याय जो सूत्र स्थान का 25वां चैप्टर है। उसमें पुरुष भाव मतलब पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है। किसी ने बोला काल से उत्पत्ति हुई है, किसी ने स्वभाव से उत्पत्ति बोली है, ऐसा किससे हुई है इसके बारे में संभाषा हुआ है। संभाषा मतलब होता है ना CME बोल सकते हैं इसे, ठीक है। फिर आत्रेय भद्रकापी अध्याय में जो सूत्र स्थान का 26वां चैप्टर है उसमें रस की संख्या के बारे में किसी ने 1 बताया है रस को, किसी ने 2 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 4, ऐसे करके इसकी संख्याओं के विनिश्चयार्थ के लिए एक संभाषा हुई है। फिर 5वां जो संभाषा है वो शारीरिक स्थान में हुआ है और भाव क्रांति शरीर में हुआ है। शारीरिक स्थान 4 में गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि के लिए, ठीक है, किस महीने में क्या गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि को जानने के लिए, ठीक है, संभाषा हुई है शारीरिक स्थान के 4थे अध्याय में गर्भाव क्रांति शरीर में। फिर 6वां जो है संभाषा शरीर विषय शरीर में हुआ है। शारीरिक स्थान के 6वें चैप्टर में गर्भ में प्रथम अंग किसका कौन सा अंग सबसे पहले बनता है ना। किसी ने जैसे काव्य ने कान बोला है ना, नहीं सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ठीक है। काव्य ने नाभि बोली है, सबसे पहले नाभि बनता है ऐसा बोला है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सभी आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं कि किससे पहले सबसे शरीर में कौन सा अंग बनता है, ठीक है। तो ये शारीरिक स्थान के 6वें चैप्टर में एक संभाषा हुई है जिसमें ये बताया कि कौन सा अंग कब बनता है ना। और उसके बाद 7वें में है फल मात्रा सिद्धि होता है। सिद्धि स्थान का 11वां चैप्टर है ना। फल वस्ती सिद्धि विषयक मतलब फल वस्ती सिद्धि विषयक मतलब कि 6 फल होते हैं, तो किस डिजीज़ में हम कौन सा फल देंगे, है ना, ये बताने के लिए एक संभाषा हुई है। फल वस्ती सिद्धि विषयक संभाषा यहाँ पे हुआ है, से 7 संभाषाएँ हुए हैं, है ना। तो 4 सूत्र स्थान में हुआ संभाषा, 2 शारीरिक स्थान में हुए हैं और 1 सिद्धि स्थान में हुआ, ठीक है। अब इसका 15 पॉइंट है विशेषता का कि चरक क्लब, पहले चरक क्लब भी हुआ करता था। देखो चरक क्लब कितने पहले बन गया है ना। 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑसलर द्वारा बना है चरक क्लब। हमें लगता है कितने पहले कहाँ से बनेगा, ये तो अच्छी बात असली बात नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं ना कि असली बात नहीं होगी भाई, ये इतने पहले से थोड़ी ना चरक क्लब बन जाएगा। तो ये असली ही बात है, प्रोफेसर ऑसलर ने बनाया है, असली बात है बोल करके हम ऑसलर ऐसे नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। और चरक क्लब इसकी स्थापना का डेट कैसे याद करेंगे, है ना। इसकी स्थापना के डेट के लिए क्या करते हैं हम, 1 से 9 तक गिनती होती है ना, उसमें 1 सबसे छोटा होता है ना, और 9 सबसे बड़ा होता है। 9 से पहले आता है 8 को फिट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे चरक क्लब हो गया। चरक क्लब कैसे याद करेंगे कि छोटे से लेकर के बड़े तक के सभी लोग चरक क्लब में जा सकते हैं। तो छोटे संख्या से लेकर के बड़ी संख्या तक के सभी लोग चरक में जा सकते हैं। तो बड़ी संख्या के आसपास के लोग तो जाएंगे ही ना। तो 1898 है ना ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।